हेलो स्टूडेंट, थर्ड लेसन त्रिभुज चल रहा है। प्रश्न संख्या 3.4। प्रश्न संख्या 3.4 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम देख चुके थे बच्चों। अभी हम चौथा सवाल देखेंगे। अभी चौथा सवाल क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे त्रिभुज FAN में अभी एक त्रिभुज है जिसका नाम है FAN। इसमें जो कोण F है, कोण F 80 अंश है और कोण A जो है वो 40 अंश है। कोण A 40 अंश हो तो त्रिभुज के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का नाम कारण सहित लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे कारण सहित लिखना है, तो हम यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या है? FAN। अभी FN में जो कोण F है वो 80 अंश है और कोण A जो है वो 40 अंश है। तो बच्चों पहले हम डायग्राम क्या बनाएंगे? यहाँ पे FAN बना लेते हैं। अभी यहाँ पे त्रिभुज बना लिए, बराबर। अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम क्या लिख देंगे? FAN। तो यहाँ पे बच्चों त्रिभुज हो गया, इसको हम A ले लेते हैं। A 80 ले लेते हैं। F कितना दिया है? 80 दिया है, 80 ले लेंगे। A कितना दिया है? 40 दिया है, 40 ले लेंगे, बराबर। और हमें एक अभी n नहीं पता है। n हमें क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। किससे? तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का, एक त्रिभुज का तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना अंश होता है? 180 अंश। इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। अभी त्रिभुज हम क्या लेंगे? त्रिभुज FAN। अभी त्रिभुज FN में इसमें जो कोण F, तीनों कोण ले लेते हैं। कोण A प्लस कोण N, A बराबर कितना? 180 अंश। किससे? तीनों कोणों के मापों का योगफल, तीनों कोणों के योगफल, तीनों कोणों के योगफल। तो बच्चों यहाँ पे अभी F का कितना है? 80 है, 80 लिखेंगे। कोण A कितना है? 40 लिखेंगे। और प्लस कोण N हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कोण N को ऐसे ही रख देंगे। अभी 80 और 40 कितना है? 120, 120 हो गया। और प्लस कोण N और 180। अभी n ज्ञात करना है, n को इधर ही रहने दें। और 120 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 120 अगर बच्चों माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। तो कितना आ गया? कोण n आ गया कितना? 60 अंश आ गया। तो बच्चों यहाँ पे 60 अंश आ गया। अभी यहाँ पे हमें तीनों कोणों का मापों का मान पता चल गया है। तो बच्चों अभी आपको पता चल गया होगा यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन सा? कोण सबसे बड़ा कौन सा कोण है? F है। इसके बाद n है, n 60 है, बराबर। इसके बाद सबसे छोटा कोण कौन सा है? A है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अभी हमें पता चल गया कोण सबसे बड़ा है, तो हम ऐसा कोण बड़ा F कोण बड़ा है, किससे बड़ा है? n से बड़ा है, बराबर। तो यहाँ पे कोण क्या लिख देंगे? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? कोण n लिखेंगे। इसके बाद इससे अभी n के बाद कौन आएगा? कोण A आ जाएगा। कोण A, कोण A क्या है? सबसे छोटा है। तो बच्चों सबसे छोटा कोण कौन सा है? N, यहाँ पे A है। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है? F है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा। तो यहाँ पे कोण नहीं पूछा, भुजा पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे भुजा, अभी आपको पता है सबसे बड़े कोण की जो सामने की भुजा होगी वो सबसे बड़ी होती है। तो AN, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? AN हो जाएगा। तो AN, क्योंकि कोण 80 के सामने का भुजा AN है, तो AN बड़ा हो जाएगा। भुजा AN बड़ा हो गया, बराबर। फिर 60 देखेंगे, 60 अंश कोण, इसके बाद 60 अंश आएगा। 60 अंश के सामने का क्या है? FA है। हम लोग इसको ये AF भी लिख सकते हैं, AF लिख दिए। इसके बाद सबसे छोटा कोण, अभी सबसे छोटा कोण 40 है। 40 के सामने क्या बन रहा है? यहाँ पर FN बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? FN। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा AN हो जाएगा और सबसे छोटा भुजा FN। क्यों? क्योंकि बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बड़े कोण के सम्मुख बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद इसीलिए हम लोग यहाँ पे भुजा लिख दिया। अभी पूछा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा, तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्योंकि बड़ी भुजा AN है और छोटी भुजा FN है, तो हम क्या लिख देंगे कि बड़ी भुजा क्या आया है? AN है। बड़ी भुजा AN है तथा छोटी भुजा
भुजा, छोटी भुजा क्या आ जाएगा, छोटी भुजा FN आ जाएगा। तो FN आ गया तो हम लोग FN लिख देंगे। तो बच्चों बहुत ही ईजी था, 2 नंबर का पूछ सकता है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से जो कम होंगे वो न्यून कोण होंगे। तभी यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों कोण, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके कोण भी क्या होते हैं, तीनों कोण अभी न्यून कोण होते हैं। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। अभी त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज दिया नहीं तो अपने मन से हम लोग त्रिभुज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ABC। अभी त्रिभुज ABC लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC। तो बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ABC हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु लिए हैं, समबाहु बोला है इसलिए क्या करेंगे, समबाहु लेंगे। बच्चों समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए AB BC के बराबर हो जाएगा, BC AC के बराबर, मतलब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर AC, मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और इसके जो कोण, अभी क्या बोला है कि सभी कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब सभी कोण, न्यून कोण मतलब इक्वल होंगे, न्यून कोण ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें सादे करने के लिए क्या बोला है, तो सादे में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इसके कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों इक्वल होंगे, बराबर, तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी सादे ए करना है। और उपपत्ति, अभी उपपत्ति में हम लोग ले लेते हैं कि उपपत्ति में हम उसको हल करते हैं। अभी यहाँ पे हम त्रिभुज क्या लिए हैं, त्रिभुज ABC लिए हैं। त्रिभुज ABC में, तो बच्चों अभी यहाँ त्रिभुज ABC में अभी भुजा AB, अभी यहाँ पे भुजा AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के। तो पहले ले लेते हैं कि भुजा AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। दो भुजा करके पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे AB BC के बराबर है, या हम लोग AB और AC भी लिख सकते हैं। तो AB और AC ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, दो जोड़ी हम लोग बना के लिख लेंगे। यहाँ पे दत्त लिख लेंगे क्योंकि आपको पता है कि तीनों भुजाएं क्या हैं, सर्वांग समय समबाहु त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पे 1-2 भुजा ले लेते हैं, कौन कौन से, AB और AC। तो यहाँ पे जब AB और AC, अभी यहाँ पे जो AB और AC हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कोण अभी B और C, कोण अभी इसका इस भुजा के सामने B बन रहा है और इस भुजा के सामने C बन रहा है। तो मतलब जब इसके भुजा बराबर होंगे तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसका कोण भी लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएगा। किससे, समझ, यहाँ पे कौन सा, समद्विभाव त्रिभुज से। समद्विभाव त्रिभुज क्यों, क्योंकि समद्विभाव त्रिभुज में बच्चों 2 कोण और 2 भुजा दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अभी यहाँ पे हम फिर से, अगर एक त्रिभुज में हम लोग ABC त्रिभुज है, इसमें हम 2 भुजा इक्वल किए हैं, 2 कोण इक्वल करते हैं। फिर से इसी प्रकार से फिर से यही त्रिभुज ले लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे त्रिभुज ABC में दोबारा यही हम त्रिभुज लेंगे। अब इसमें फिर से हम 2 भुजा ले लेते हैं। कौन कौन से भुजा, AB और BC ले लेते हैं। AB बराबर क्या है, BC है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दत्त लिख देंगे क्योंकि दिया है, बराबर, दिया है तो दत्त लिख लेंगे। इसलिए कोण अभी AB के सामने C आ रहा है और BC के सामने A आ रहा है, तो हम लोग कोण A और C ले लेंगे। तो कोण A ले लिए और कोण C ले लिए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम समीकरण यहाँ पे क्यों इक्वल होंगे, जैसे हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिए थे, 2 ले लेते हैं। ये समद्विभाव त्रिभुज से, तो यहाँ समद्विभाव लिख देंगे। समद्विभाव त्रिभुज से, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बच्चों। अब दोनों कोण इक्वल हो गए। तो इसके बाद हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या करेंगे, अगर बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 देखेंगे तो यहाँ पे कोण BA के बराबर है, तो और AC के बराबर है, मतलब तीनों ABC तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखेंगे तो तीनों कोण A बराबर हो जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण C। तो यहाँ पे तीनों इसके अनुसार बराबर हो जाएगा। तब त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि जो त्रिभुज हम लोग क्या लिखेंगे, तब तो
त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा। बरोबर, यही पूछा था बच्चों, यही हम क्या किए, सिद्ध कर दिए। बरोबर, एक समबाहु त्रिभुज होगा अगर तीनों कोण इसके बराबर होंगे, कोण भुजा बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर का बहुत ही इजी सवाल था, 5वां। अभी हम इसके बाद देख लेते हैं 6वां सवाल। अभी यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, मतलब जो कोण बी ए सी बन रहा है, कोण बी ए सी की समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पर त्रिभुज है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। बरोबर, 2 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए बी एम और ए एम सी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अभी दोनों त्रिभुज यहाँ पे हम ले लेते हैं। बरोबर, अभी सबसे पहले बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कौन किसके ऊपर लंब है, यहाँ पे भुजा ए एम बी सी पर लंब है। बरोबर, और यहाँ पे बी सी पर लंब है, और जो ए एम है, ए एम एक कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। मतलब कि जो कोण यहाँ पे देखेंगे ए एम किसको समद्विभाजित कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। बरोबर, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि भुजा कौन सी भुजा ए एम लिख सकते हैं। भुजा ए एम कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। अभी यहाँ पे ए एम लंब है, किस पर लंब है, अभी ए एम लंब है, किस पर लंब है, बी सी पर लंब है, तो इसलिए हम लोग बी सी लिख देंगे। अभी शादी क्या करना है बच्चों, यहाँ पे शादी करने के लिए क्या बोला है कि जो यहाँ पर जो त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी या क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु बोला है तो समद्विबाहु यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है मैं सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साध्य लिख दिए। साध्य लिखने के बाद यहाँ पे हम उपपत्ति लेंगे। अभी उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज अभी यहाँ पे 2 त्रिभुज निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ए बी एम और यहाँ पे त्रिभुज ए एम सी 2 त्रिभुज निर्माण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, अभी यहाँ पे त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में। तो बच्चों दोनों त्रिभुज ले लिए। अभी दोनों त्रिभुज में देखते हैं कौन कौन क्या इक्वल है। अभी देखेंगे दोनों त्रिभुज में जो कोण ए है, कोण ए 2 भाग में बढ़ रहा है, मतलब बी ए एम और एम ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दत्त, क्योंकि दत्त में दिया है संगत कोण, इसके 2 भुजा मतलब ए भुजा इसके बराबर है, तो कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कोण बी ए एम ए सर्वांग सम हो जाएगा, किसके सर्वांग सम हो जाएगा, किस कोण के, सी ए एम, कोण सी ए एम के सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पे हम दत्त लिख सकते हैं बच्चों। अभी इसके बाद एक कोण लिख दिए, भुजा देखेंगे तो ये जो भुजा है ए एम दोनों त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी ए एम आएगा, ए वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी ए एम आएगा। तो यहाँ पे भुजा ए एम ए किसके सर्वांग सम हो जाएगा, भुजा ए एम के सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों, क्या है, सामान्य भुजा है, कॉमन साइड है, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे सामान्य भुजा है। बराबर, अभी इसके बाद कोण यम, बच्चों यहाँ पे कोण यम जो देख रहे हैं, ए कोण यम जो है ए इसके यम के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण ए एम बी ये सर्वांग सम हो जाएगा, किसके ए एम
AMC, कोण AMC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी क्यों, क्योंकि बच्चों देखेंगे कि AM लंब है, किस पर लंब है, BC पर लंब है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AM लंब है, किस पर लंब है, AM लंब है किस पर, BC पर लंब है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसलिए ए क्या हो जाएंगे, दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे, बरोबर। और इसलिए देखेंगे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AMB, ये सर्वांगसम हो जाएगा किससे, किससे, AMC, बरोबर। किस गुणधर्म से, किस कसौटी से, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे, यहाँ पहले हम लोग कोण देखे, कोण के बाद भुजा देखे, भुजा के बाद फिर कोण देखे, मतलब कोण भुजा कोण, मतलब भू, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, को भू को लिखेंगे, को भू को कसौटी, कसौटी से बच्चों ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अभी भुजा AB और AC, ये क्या हो जाएंगे, AB और AC, जो भुजा है AB दिया है और AB क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे भुजा AB लिख देंगे कि भुजा AB ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, किसके, भुजा AC के। क्यों, यहाँ पे संगत भुजा क्या है, ये संगत भुजा है, संगत भुजा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों त्रिभुज, इसलिए जो त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, तो सिद्ध हो चुका है कि ये क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि बच्चे जब दो भुजा सर्वांगसम होते हैं और दो कोण सर्वांगसम होते हैं, क्योंकि हम लोग दो कोण देखे हैं, दो कोण देखे हैं और दो भुजा भी देखे हैं, AM के सर्वांगसम, AB के AC के सर्वांगसम, और कोण देखे हैं, दो कोण है, एक दो कोण और दो भुजा देखे हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों ये भी सिद्ध हो चुका है, हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये भी 2 नंबर का बच्चों पूछ सकता है, तो बहुत ही इजी था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या दिया है, अभी यहाँ पे दिया है कि रेख PR और PQ क्या है, दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ पे PQ और PR क्या है, दिखाया गया है, दिया हुआ है कि सर्वांगसम है, तो सिद्ध कीजिए कि PS, जो PS है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, PQ से, मतलब इस भुजा से PS बड़ा है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं, क्या त्रिभुज का नाम है, PQS है, तो PQS बड़ा वाला त्रिभुज है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए वाला, बराबर। तो यहाँ पे त्रिभुज में हम लोग अभी त्रिभुज में हम लोग क्या ले लेंगे कि अभी PQR त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज PQR में, क्योंकि बच्चों यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें देखेंगे कि PQ और PR इसी त्रिभुज में है, इसलिए हम इसको त्रिभुज ले लेंगे। क्या दिया है, रेख PR, अभी दिया हुआ है कि रेख PR किसके इक्वल है, PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, PQ के सर्वांगसम है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दत्त लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पे कोण जो Q है, Q और R जो एक कोण दोनों बन रहा है, क्योंकि बच्चों अगर दो भुजा सर्वांगसम होंगे तो दो कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण PQR, कोण PQR ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा, कोण PRQ के सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिए। तो बच्चों यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे कोण, अभी देखेंगे कोण जो यहाँ पे कोण Q और R है, बराबर, कोण Q और R, इसको हम लोग लिख सकते हैं ABC ऐसा लिख सकते हैं, नाम कुछ दे सकते हैं स्मॉल में, तो बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कोण लिख लेते हैं कि ये कोण क्या है, A है, बराबर, क्या है, कोण A है, और इसको मान लेते हैं ये कोण क्या है, B है, ऐसा हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये क्या है, कोण समझ लीजिए स्मॉल A है, बराबर, और यहाँ पे इस कोण को हम लोग क्या ले लेते हैं, कोण B ले लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, बराबर। अभी त्रिभुज PRQ, अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो
कोण आर बन रहा है, कोण आर, पी आर क्यू, ये कोण आर बच्चों देखेंगे इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो कोण है यहाँ पे पी आर, पी आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह किस त्रिभुज का बहिष्कोण है, पी आर एस, यह त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण है, बहिष्कोण है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि बहिष्कोण है। अभी इसलिए यहाँ पे जो पी कोण पी आर क्यू, बच्चों आपको पता है मैं बताई थी कि जो ऐसा बहिष्कोण मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज है, बरोबर, त्रिभुज यहाँ पे बाहर का जो कोण बनता है, तो बच्चों जो यहाँ पे किसके बराबर होता है, दोनों अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो बाहर कोण बनता है इन दोनों के कोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब ये दोनों कोण जब जोड़ोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर अकेला कोण अगर देखेंगे, एक कोण लेंगे तो इससे कम होगा, मतलब ये बड़ा होगा इस कोण से, बरोबर, ये भी बड़ा, इससे भी बड़ा होगा ये कोण, बाह्य कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि पी आर क्यू, अभी इसमें पी आर क्यू में कोण बड़ा हो जाएगा, आर वाला कोण क्या हो जाएगा, ये कोण बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बड़ा का चिन्ह लगा सकते हैं, किससे, यस से भी और पी से भी, मतलब हम यस लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण पी एस एस आर, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बहिष्कोण। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद इसको अभी हम कोण क्या लिए हैं, इसको बी माने हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे माने थे ना जो कोण क्यों है ए है और जो आर है वो क्या है, बी है, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण आर क्या लिए हैं हम लोग, बी लिए हैं। तो जो कोण आर है वो क्या है, कोण मतलब बी लिए हैं, तो बी बड़ा है, बी बड़ा है किससे, अभी यस जो कोण एस बना है इसको हम सी ले लेते हैं, तो किससे, सी से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे कोण क्या लिख देंगे, सी से, बरोबर, सी से बी कोण क्या है, बड़ा है। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं बच्चों। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, बरोबर। अभी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हम लोग लिख दिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बच्चों अभी इसके बाद हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो बच्चों यहाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से कोण ए बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखेंगे कोण ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, मतलब ये कोण बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, बराबर। और बी बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। तो हम बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए के बराबर है, मतलब ए की जगह पे बी लिख सकते हैं, बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी है तो हम लोग ए लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग कोण ए लिख देंगे, बड़ा सी, कोण सी, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग, कोण ए बड़ा है, किससे बड़ा है, कोण सी से बड़ा है, बराबर। कोण ए बड़ा है किससे, कोण सी से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में जो कोण ए होगा वो बड़ा होगा किससे, कोण सी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिद्ध किए हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से कि जब कोण ए बराबर बी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, बड़ा होता है अंतःकोण का एक कोण से। तो अंतःकोण हम लोग सी लिए, सी से बी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए कि ए कोण किससे, कोण सी से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भुजा बच्चों आपको पता है कि कोण ए, अभी कोण ए इधर है, कोण ए का सामने का भुजा आपको पता है कि बड़ा होता है। अभी कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, अभी पी क्यू आ ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेख पूछा है तो रेख पी एस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, किससे, रेख अभी सी कोण हम लोग यहाँ पे लिए हैं, सी का सामने का भुजा क्या है, पी क्यू है, पी क्यू से, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे रेख पी एस बड़ा है रेख पी एस बड़ा है रेख पी क्यू, यही पूछा था। तो ये किससे, क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोण का भुजा क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े कोण का सम्मुख कोण
बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, बड़ा होता है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पी एस क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, बरोबर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ईजी है, सब 2 नंबर्स का है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे बच्चों दिया है कि रेख ए डी, रेख बी ई, अभी रेख ए डी और बी ई ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है। और ए ई, जो ए ई है वो बरोबर किसके है, बी डी के बरोबर हो। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी और बी ई, ए डी और बी ई ये क्या है, सर्वांग सम होगा। तो बच्चों कैसे सर्वांग सम होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम पे ध्यान देंगे। डायग्राम में बच्चों हम देखेंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज मतलब बी ए ई त्रिभुज बन रहा है और ए डी बी त्रिभुज बन रहा है। डी पे यहाँ पे 90 अंश बन रहा है और इस त्रिभुज में ई पे 90 अंश कोण बन रहा है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज दोनों ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी हो गया। और दूसरा त्रिभुज बी ए क्या है, बी ए ई है, त्रिभुज बी ए ई में बच्चों त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कर्ण मतलब विकर्ण लिख सकते हैं। अभी विकर्ण दोनों त्रिभुज में क्या है, विकर्ण है। अभी यहाँ पे देखेंगे 90 अंश के सामने का विकर्ण होता है। अभी 90 अंश ये बन रहा है तो मतलब ए बी विकर्ण होगा, और इसमें 90 अंश यहाँ पे बन रहा है मतलब ए बी विकर्ण होगा, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी दोनों आ रहा है, क्योंकि 90 अंश के सामने का ए बी और इसके भी 90 अंश के सामने ए बी बन रहा है। तो इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो विकर्ण इसके क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो विकर्ण सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे विकर्ण जो है सर्वांग सम है, तो ये सामान्य भुजा हो गया। क्या हो गया, सामान्य भुजा हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, सामान्य भुजा मतलब दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। अगर हम ए वाला त्रिभुज लेंगे तो भी ए बी आएगा, और ए वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी क्या आएगा, ए बी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण बरोबर हो गया। अब भुजा देखेंगे कि जो बी डी बन रहा है बच्चों, भुजा बी डी एक किसके इक्वल हो जाएगा, भुजा बी डी ए ई के इक्वल। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो जिसमें अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दत्त में दिया हुआ है कि जो ए ई है, ए बी डी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भुजा क्या दिया है, बी डी और ए ई, भुजा ए भी लिख सकते हैं, ए बराबर है भुजा किसके, ए बी डी दत्त लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दत्त, क्योंकि ये बच्चों दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पे दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज हम देखेंगे ए बी डी में और बी ए ई में। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज अगर देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी डी और किसमें, त्रिभुज बी ए ई में। तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किससे हो जाएंगे, कर्ण भुजा से। क्योंकि बच्चों आपको पता है कर्ण भुजा से हम लोग, कर्ण भुजा प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि हम लोग कर्ण देखे और एक भुजा देखे, बराबर। कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो बच्चों जब सर्वांग सम हो जाएगा तो यहाँ पे ए डी, जो ए डी भुजा बन रहा है, ए डी बन रहा है, ए डी ये किसके इक्वल है, बी ई के। क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं, क्या है, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, बराबर। इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का बी ई ये संगत भुजा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, बी ई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी किसके सर्वांग सम, बी ई। तो ये किससे, संगत भुजा से। तो संगत भुजा से हम लोग यहाँ पे संगत भुजा लिख देते हैं, बराबर। तो बच्चों इसीलिए यहाँ पे ए डी जो रेख ए डी है, क्योंकि पूछा है कि रेख ए डी, यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए, रेख ए डी और बी ई, इसलिए यहाँ पे रेख ए डी ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, रेख बी ई से। क्यों, संगत भुजा से बच्चों यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था, 2 नंबर का, ये भी बच्चों पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी अपना यहाँ पे ये प्रसंग्रह जो हम लोग अभी देखे ये ख़त्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रसंग्रह
अभी 3.5 में बच्चों इसके पहले हम प्रमेय देख लेंगे, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3.5 देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।